नमस्कार। रिमाइंड एजुकेशन में बीएड तथा पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडालॉजी बाल विकास, जो कि संबंधित रखता है सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और केवीएस और एनवीएस सभी परीक्षाओं में उसके 30 अंक के प्रश्न आते हैं। तो हम आज अध्याय 2 की समझौती लेंगे। तो उसमें है बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बाल विकास की अवधारणा का प्रथम पक्ष हम यहाँ समझते हैं। बाल विकास की अवधारणा, बालक का विकास। अवधारणा यानी उसका अर्थ, बालक का विकास। सामान्य तौर पर बालक का विकास भिन्न भिन्न विकास की अवस्थाओं से होकर पसार होता है, जैसे कि बालक का शारीरिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, बालक का संवेदनात्मक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सामाजिक विकास। सभी पक्षों का समयसर यानी कि उत्तरोत्तर समय से साथ ही साथ विकास होना, उसे बालक का विकास कहते हैं। उसके बाद अवधारणा में, बालक की विकास की अवधारणाओं में देखते हैं, किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन को बालक विकास कहते हैं। यहाँ शब्द लिया गया है गुणात्मक। गुणात्मक यानी हमने चैप्टर 1 में समझा था, गुणात्मक में कौन कौन सी बातें आती है। तो कि बालक की भाषा सीखना, बालक का तर्क करना, बालक का चिंतन करना, मनन करना, या सभी जो मानसिक यानी कि ज्ञानेंद्रियों से जो संबंधित है वो सभी पक्ष गुणात्मक में आते हैं। और परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक में बाल विकास के उन पक्षों को समाहित किया जाता है, जैसे कि परिमाणात्मक में बालक की ऊंचाई यानी कि बालक की लंबाई, बालक का कद काठी, बालक का वजन वगैरह विभिन्न बातों का समाविष्ट यहाँ परिमाणात्मक पक्ष में होता है। या इसलिए किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। ये एक सत्य बाबत है। बालक का जो गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन समय के साथ होता है उसी को बाल विकास कहा जाता है। आगे देखते हैं। विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। विकास 2 शब्दों से प्रभावित होता है। यहाँ 2 शब्द लिए गए हैं। एक परिपक्वता यानी कि बालक की मानसिक, सामाजिक व चिंतन करने की संपूर्ण परिपक्वता, और दूसरा उसका अनुभव, वो शेषावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो या फिर किशोरावस्था में हो, सभी अवस्थाओं में कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ लर्निंग करता रहता है, जो उसके अनुभव के द्वारा उसे मिलता है। यानी कि विकास, परिपक्वता तथा अनुभव की अतःक्रिया यानी कि विकास और परिपक्वता और अनुभव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः संबंधित है। विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अतःक्रिया से प्रभावित होता है। तो विकास दो पक्षों से प्रभावित होता है, एक परिपक्वता और दूसरा है अनुभव। उसी से विकास की गति निश्चित होती है। तो हमने यहाँ बाल विकास की अवधारणा यानी कि बाल विकास की अवधारणा यानी उसका अर्थ की समझूती, यहाँ विकास को प्रभावित करने वाले कारक का हम अध्ययन करेंगे। तो मुख्य उसमें 2 कारक आते हैं, एक आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। तो सबसे पहले आंतरिक कारक का हम अर्थ निकालेंगे। आंतरिक कारक, उसमें वंशानुगत कारक, जिसमें रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि। वंशानुगत कारक में रंग का अर्थ है, जैसे कि कोई बालक है
उसके माता पिता का रंग ब्लैक है तो बालक का भी जो चमड़ी का रंग है वो ब्लैक होगा, या उसके माता पिता का रंग वाइट यानी कि सफ़ेद है तो उस बालक का रंग रूप भी वाइट यानी कि सफ़ेद होगा। इसी तरह उसका आकार, उसकी कद काठी भी उसके कहीं ना कहीं माँ बाप की तरह ही होगी। उसका शारीरिक गठन, शारीरिक बंधारण भी वैसा ही होगा। और उसकी ऊंचाई जैसे कि कोई माता या पिता है तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो उसके बालक की ऊंचाई भी परिपक्वता के अंत तक ज़्यादा ही होगी। और कोई माँ बाप की ऊंचाई निम्न है या फिर कम है, नीची है, तो उसके बालक की ऊंचाई भी कम होगी। इसी तरह वंशानुगत कारक बालक के विकास में कहीं ना कहीं महत्व की भूमिका। उसके बाद बुद्धि, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक व निर्णय लेने की क्षमता। बुद्धि भी कहीं ना कहीं माँ बाप या उसके बालक के पूर्वजों की या उसके दादा की या उसकी दादी की कहीं ना कहीं बुद्धि की असर जो होती है वो उसके रंग सूत्र में कहीं ना कहीं बालक में भी आती है। कोई अगर मान लीजिए कोई माता पिता है वो अति बुद्धिशाली है तो उसका बालक भी तार्किक या गाणितिक शक्तियों में अथवा तो गाणितिक विषयों में ज़्यादा बुद्धि या तर्क कर सकेगा। बात देखते हैं समस्या समाधान। कोई बालक जल्दी से अपनी समस्या को सुलझा लेता है तो कोई बालक धीरे धीरे उस समस्या का समाधान निकालता है, तो उसमें अभी भी बुद्धि कहीं ना कहीं बालक के विकास को असर करती है। तार्किक व निर्णय लेने की क्षमता, तर्क, तत्वज्ञान विषय या फिर गाणितिक विषयों में कहीं ना कहीं उसके माता पिता की बुद्धि का असर जो होता है वो बालक की बुद्धि पर दिखाई देता है। माता पिता तेजस्वी है तो बालक की बुद्धि भी तेजस्वी होगी, उसकी तर्क क्षमता भी ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। बालक में संवेदनात्मक विकास का संतुलन। संवेगात्मक यानी कि बालक के भावों यानी कि बालक की लागणी या फिर भाव का विकास। जैसे कि बालक दुख का भाव अनुभव करता है या फिर सुख का भाव अनुभव करता है, दुख सुख व्याधि उपाधि या फिर तो चिंता बालक करता है, या फिर अलग अलग ऐसे सभी प्रसन्नता, सभी भावों का समाहित संवेगात्मक विकास में आता है। तो बालक में संवेगात्मक विकास का संतुलन होना अति आवश्यक है, नहीं तो कहीं ना कहीं वह उसके संवेदनात्मक भावों का असर उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और ज्ञानेंद्रियों का विकास जो होता है उसमें कहीं ना कहीं वो प्रभावित दिखाई देता है। इसलिए बालक में संवेदनात्मक विकास का संतुलन सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास को प्रभावित करता है। नैतिक यानी कि मोरल, एथिक्स। बालक को ज्ञान होता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जिसको मोरल यानी कि एथिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बालक के शरीर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास। बालक का हमने यहाँ आंतरिक कारक की समझूती ले ली। अब आगे बढ़ते हैं बाह्य कारक की ओर। वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण, भौतिक सुविधा है। बाह्य कारक में सबसे पहले बालक के घर का वातावरण, बालक के आड़ोस पड़ोस का वातावरण या बालक के आसपास का वातावरण या फिर बालक के शाला का भावावरण या वातावरण कहीं ना कहीं उस पर उसके विकास पर खास असर करता है। तो प्रदूषित रहित वातावरण होना अति आवश्यक है, तो ही बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास खूब अच्छी तरह से हो सकता है। वैसे ही भौतिक सुविधाएं भी बालक के विकास पर कहीं ना कहीं असर करती है। अगर घर की भौतिक सुविधाएं जैसे कि घर के सभी सरो सामान अच्छे हो, ज़्यादा हो अथवा ज़रूरत के हिसाब के हो तो बालक का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास अच्छा होता है। अगर घर की स्थिति
भौतिक दृष्टि से अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति कम है, तो कहीं ना कहीं बालक के मानसिक व शारीरिक विकास में बाधा डाल सकता है। वैसे ही शाला में या फिर कक्षा में भौतिक सुविधाएं होनी अति आवश्यक है, तो ही बालक का विकास अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कि परिवार मध्यम कक्षा का है, धनवान है या फिर गरीब है, वो भी कहीं ना कहीं परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बालक के मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, नैतिक विकास पे बहुत बड़ी भूमिका उसकी भी दिखाई देती है। तो परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बाद बालक अपने जीवन के अनुभव से भी बहुत सीखता है। बालक अनुभव सकारात्मक तो सोच सकारात्मक। बालक का शेषावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में जो भी उसने अनुभव प्राप्त किए हैं जीवन के दौरान, जीवन जीने के दौरान, अथवा तो उसकी लर्निंग क्षमता के दौरान, कुछ सीखने के दौरान, तो जो अच्छा अनुभव होगा तो उसकी सोच भी सकारात्मक होगी, और अगर अनुभव नकारात्मक होगा तो उसकी सोच यानी कि उसके जो विचार है, उसके मस्तिष्क में आने वाले विचार भी नकारात्मक यानी नेगेटिव होंगे। इसलिए बालक को अच्छे अनुभव या सकारात्मक अनुभव हो ऐसा वातावरण उसको प्रदान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मानसिक व शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। बालक के अनुभव मानसिक और विशेष रूप से मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, और उसी तरह शारीरिक विकास में भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। उसके बाद उचित दिशा में विकास। बालक का उचित दिशा में विकास होना अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं आंतरिक कारक और बाह्य कारक सभी कारकों के निर्णय के दौरान और उसके अंत में बालक का विकास उचित दिशा में हो, ऐसा प्रयत्न शिक्षकों को भी या उसके माता पिता को भी या उनकी सरकारों को भी करना अति आवश्यक है। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के टोटल 8 सिद्धांत है, जिसमें पहला निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा विकास दिशा का सिद्धांत, तीसरा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, चौथा क्रमबद्धता का सिद्धांत, पांचवा वंशानुगत व वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत, छठा जिसमें आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सातवां जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और आठवां और अंतिम समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ऐसे कुल 8 सिद्धांत है, जिसको हम एक के बाद एक जिसकी समझूती हम लेते हैं। तो आगे एक निरंतर विकास का सिद्धांत है, जिसमें तीव्र, मंद और धीरे धीरे बालक में जो विकास होता है वो एक तरह से निरंतर होता है, मगर उसकी गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, तो कभी ज़्यादा तो कभी धीमी। इसी तरह मूल धीरे धीरे विकास की गति निरंतर हो चलती है। इसी तरह निरंतर विकास का सिद्धांत माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक यानी जीवन से मृत्यु तक चलती रहती है। आगे दूसरा सिद्धांत है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत सिर से पैर की दिशा का पद चिन्ह दिखाता है। इसका अर्थ है सिर से पैर की दिशा यानी कि सिरह पदाभिमुख। यानी विकास दिशा में पहले बालक अपना सिर उठाता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, उस तत्पश्चात वो चलना सीखता है। तो इसी तरह विकास दिशा का सिद्धांत बालक के विकास के जीवन में कार्यरत है। आगे व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही उम्र के 2 बालक में सामाजिक, मानसिक, शारीरिक भिन्नता। तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत में हम उम्र
यानी कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले या अथवा एक ही समान वय के बालक में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा संवेदनात्मक विकास भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देते हैं। भले ही उनकी उम्र समान हो, मगर उनमें जो विकास की अवस्था है शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक, वो अलग अलग होती है। अब आगे चलते हैं। क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी कि क्रमबद्धता, कोई भी मनुष्य है उसका जन्म होता है तो 0 से 2 वर्ष शेषावस्था वो शिशु की होती है। उसके बाद उसका क्रम आता है बाल्यावस्था में, उसमें भी 2, बाल्यावस्था में एक अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष और दूसरा लेटर चाइल्डहुड जिसका समय है 6 से 12 साल। उसके बाद किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था का समय है 12 से 18 साल। तो इसी तरह शेषावस्था 0 से 2 वर्ष, बाल्यावस्था कुल मिला के 2 से 12 साल और किशोरावस्था 12 से 18 साल। तो इस तरह उसका क्रम निश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां, वंशानुगत वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुगत क्या है हमने आगे अभी सीख लिया। वो बालक विकास की अवधारणा जो होती है उसमें 2 आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों की व्याख्या हमने समझी। आंतरिक कारक में क्या आता है? वंशानुगत। वंशानुगत में बालक का रंग, रूप, कद, काठी, ऊंचाई, लंबाई, तर्क शक्ति, बुद्धि जिसकी असर उसके शरीर में तथा मस्तिष्क में होती है। उसी तरह वातावरण बाह्य कारक है। वातावरण की असर भी बालक में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की परिपक्वता पर होती है। जैसे वातावरण में उसका शाला का यानी स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका भावावरण कैसा है, और घर में माता पिता या मित्रों या भाई बहन का और उसके आसपास का वातावरण अथवा उसके घर का वातावरण कैसा है, वह बाबत उसमें निहित होती है। तो वंशानुगत व वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहीं न कहीं बालक के विकास में एक अच्छी भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर में हाथों को सामान्य, या उसका अर्थ है पहले तो बालक क्या करता है, अपने हाथ चलाना सीखता है। बाद में वो कोई कार्य अपने हाथ के द्वारा दूसरे अंगों को भी वो कार्यरत करता है। पहले जैसे कि हमने यहाँ सीखा विकास दिशा का सिद्धांत में, पहले बालक क्या करता है, अपना सिर उठाना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, तत्पश्चात वो चलना सीखता है। इसी तरह वो सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे अपनी शारीरिक क्रियाएं करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि शारीरिक विकास हो बालक का, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेदनात्मक विकास हो या उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो, वो सभी विकास है जो उत्तरोत्तर अंतःक्रिया से संबंधित है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वैसा परस्पर संबंध का सिद्धांत हमको सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां और लास्ट, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। वो निहित करता है क्रम समान मगर विकास नहीं। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत में आता है कि पहले शेषावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, उसमें भी 2 अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और अंतिम आता है किशोरावस्था। मगर वो जो क्रम है वो सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत में समान होता है, मगर उसमें विकास समान होता है नहीं। विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। जैसा हमने आगे सीखा, यहाँ व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, एक ही उम्र के 2 बालक में सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विभिन्नता होती है, वही
सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत दर्शाता है। तो इसी तरह 1 से लेके 8 तक सभी सिद्धांत की हमने विश्लेषण किया। सभी 8 सिद्धांतों का हमने बारीकी से विश्लेषण किया। अब बाल विकास के शैक्षिक महत्व, बाल विकास के शैक्षिक महत्व में हमने आगे समझा कि बाल विकास के सिद्धांत को हमने समझा। तो बाल विकास के सिद्धांत में चाहे वो निरंतर विकास का सिद्धांत हो, चाहे वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हो, क्रमबद्धता का सिद्धांत हो, विकास दिशा का सिद्धांत हो, या फिर वंशानुगत वातावरण के अंतर्निहित विकास का सिद्धांत हो, कोई भी विकास का सिद्धांत हो, वो विकास का सिद्धांत एक शिक्षक को समझने के लिए क्यों आवश्यक है, और वो सभी 8 सिद्धांतों का शिक्षक वो अपनी शिक्षा में यानी कि स्कूल में पढ़ाने के दौरान किस तरह उपयोग कर सकता है, वो यहाँ हम उसकी समझूती लेंगे। तो शैक्षिक महत्व यानी कि सिखाने में उस 8 सिद्धांतों का क्या महत्व है, पढ़ाने में उस 8 सिद्धांतों का क्या महत्व है, उसकी हम यहाँ समझूती लेंगे। तो उसमें पहला, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का व्यवहार प्रभावित। बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और ज्ञानेंद्रियों का विकास, तो वो सर्वांगीण विकास को समझने के लिए वो 8 सिद्धांतों का समझना अति आवश्यक है। एवं बालक का व्यवहार प्रभावित कब होता है, कब बालक दुखी होता है, कब बालक को प्रसन्नता होती है, बालक की किस में क्या रुचि है, वो सभी जानने के लिए एक शिक्षक की फर्ज भी है और उसकी जवाबदारी भी है कि वो उस 8 सिद्धांतों के अनुसार वो अपना अध्यापन कार्य करे। उसके बाद बालक को कब, क्या और कैसे सिखाना। बालक को कब, क्या और कैसे सिखाना, जैसा कि बालक को कब यानी कि कोई बालक मान लीजिए कि 6ठी कक्षा में है और उसका किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, 6ठी कक्षा में उसकी उम्र यानी कि उसकी वय के अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है क्या और कैसे। तो क्या और कैसे यानी कि कैसे में मान लीजिए कि विज्ञान का विषय है कि तो प्रयोग द्वारा शिक्षण बालक को देना चाहिए। इसी तरह सोशल स्टडीज़ है तो उसमें बालक को आगमन निगमन की शिक्षा विधि से शिक्षा देनी चाहिए, या फिर कोई भी भाषागत विषय हो तो उसमें उस प्रकरण के या उस काव्य के हिसाब से उस शिक्षा विधि का उपयोग होना अति आवश्यक है। तो ऐसे बालक को कब, क्या और कैसे सिखाना वो शिक्षक की जवाबदारी है कि वो उन 8 सिद्धांतों का परिपालन करे। आगे, नकारात्मक सोच को रोकना। बालक की नकारात्मक सोच को रोकना एक शिक्षक की और एक शाला की यानी कि स्कूल की जवाबदारी है, तथा उतनी ही जवाबदारी उतनी उनके यानी बालक के माता पिता की भी है। तो नकारात्मक सोच को रोकना वो उस सिद्धांतों में भी कहीं ना कहीं प्रतिपादित होता है। अब आगे देखते हैं, बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति का ज्ञान जो बालक के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता देता है। बालक की कौन से विषय में कितनी रुचि है, बालक की कितनी क्षमता है, किसी बालक की तार्किक क्षमता, गाणितिक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए उस बालक की रुचि गणित जैसे विषयों में, मैथ्स जैसे विषयों में ज़्यादा होती है। तो कोई और बालक की रुचि भाषा के यानी लैंग्वेज के विषय में होती हो तो उस बालक की रुचि के अनुसार उस लैंग्वेज की शिक्षा यानी इंग्लिश, हिंदी या आदि लैंग्वेज की शिक्षा उसको उसकी रुचि के और क्षमता के अनुसार देनी अति आवश्यक है। उसकी अभिवृत्ति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है का ज्ञान जो बालक के पाठ्यक्रम में निर्धारण में सहायता देता है। जो बालक
यानी कि जो बालक जिस भी कक्षा में है उस कक्षा के और उसकी वय के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण यानी कि अभ्यासक्रम का निर्धारण होना अति आवश्यक है। नहीं तो कहीं न कहीं बालक के मानसिक विकास में बाधा आ सकती है। इसीलिए बालक की रुचि, क्षमता और उसकी अभिवृद्धि के हिसाब से उसका पाठ्यक्रम रचना अति आवश्यक है। उसके आगे चलते हैं। सामाजिक व संवेदनात्मक विकास में सामंजस्य। एक शिक्षक की भूमिका है कि बालक का सामाजिक एवं संवेदनात्मक यानी उसके भावों का विकास। सामाजिक विकास में क्या क्या आता है, जैसे कि बालक का घर व परिवार, शाला यानी कि स्कूल में सभी मित्रों, घर में आसपास के सभी मोहल्लों के मित्रों, और सामाजिक विकास में आजकल आता है सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक ले लिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह से भी मित्र किए जा सकते हैं। तो वे सभी सामाजिक विकास में आएंगे। और संवेदनात्मक विकास में सभी भाव आते हैं, जैसे कि सुख, दुख, पीड़ा, व्याधि, उपाधि तथा प्रसन्नता और निरस्ता। तो ये सभी भाव संवेदनात्मक विकास में आते हैं। तो ये सामाजिक व संवेदनात्मक विकास में सामंजस्य यानी कि उसमें एक रूपता आए, यानी कि उसमें एक बैलेंस रहे, वैसा प्रयत्न सभी शिक्षकों और सभी स्कूलों के द्वारा होना चाहिए, जो बालक के लिए अति आवश्यक है। आगे चलते हैं। शिक्षक बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सके ताकि बालक का विकास सही से हो सके। शिक्षक की वो जवाबदारी है या फिर वो भूमिका है जो कि बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण यानी कि शाला में या फिर वर्गखंड क्लासरूम में वो ऐसा शैक्षिक यानी शिक्षात्मक वातावरण खड़ा करे जो बालक को कुछ सीखने में, कुछ लर्निंग करने में उसकी अति सहायताभूत हो सके। उसके लिए शिक्षकों को अलग अलग शिक्षा विधि का उपयोग करना चाहिए तथा उसके लिए शिक्षक को भी उतनी ही जवाबदारी से फर्ज निभानी चाहिए जितनी जवाबदारी से घर में माता पिता बालक की देखरेख में करते हैं। तो शिक्षक बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सके ताकि बालक का विकास सही से यानी कि उचित दिशा में हो सके। तो यहाँ हम बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व यानी कि शिक्षा में देने में उसका क्या महत्व है, स्कूल में उसका क्या महत्व है, वो समझे। बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता। तो बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता में हम समझते हैं तो उसमें बालक के व्यवहार को समझने में, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार को समझने में उपयुक्त होता है। इसके अलावा बालक के स्वरूप को समझने में, बालक को सीखने के प्रति प्रेरित करने में, शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में, शैक्षणिक प्रक्रिया किस तरह की होती है उसको समझने के लिए। उसके बाद एकदम इजी है, शिक्षण को प्रभावकारी बनाने में, शिक्षण को प्रभावकारी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से यानी कि स्कूल में शिक्षण को किस तरह से प्रभावकारी बनाया जाए वे भी हम बाल मनोविज्ञान से यानी कि बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता में वो हम जानते हैं। आगे अध्ययन विधि को प्रभावकारी बनाने में, अध्ययन विधि यानी कि अध्यापन कला को प्रभावकारी बनाने में, भूमिका श्रेणी को समझने में, वर्ग अनुशासनहीनता समझने में, वर्ग अनुशासनहीनता यानी कि वर्ग की डिसिप्लिन अनुशासन को समझने में, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में और स्व विश्लेषण स्व जवाबदारी में, उसके बाद बालक के व्यक्तित्व के विकास में, बालक के व्यक्तित्व के विकास में, बालक के व्यक्तित्व घड़तर में और
वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में। तो इस तरह बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में क्या उपयोगिता है वो हमने समझे। यहाँ हम अध्याय 2 यानी कि प्रकरण 2 बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अध्याय 2 की हम यहाँ पूर्णाहुति करते हैं, अध्याय 2 की हम यहाँ समाप्ति करते हैं। अब हम आगे अध्याय 2 से संबंधित सीटेट के विगत वर्षों में पूछे गए आईएमपी प्रश्नों का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वो भी मैं हमारी चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन में डालूँगा। तो आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास जो पसंद आया हो तो हमारी रिमाइंड्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यहाँ मैं रजा चाहूँगा। आभार, धन्यवाद।